जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था टोपोग्राफी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी आपकी हो चुकी है, टोपोग्राफी भी आपकी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी में जो भी है जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। तो पहले हम समझेंगे जियोलॉजी है क्या। जियोलॉजी भैया, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान देखिए क्या होती है। हर एक एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हर एक एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हो भी सकता है और आप पढ़े भी होंगे, आप क्लास 10th में भी इस चीज़ को डिस्कस किए होंगे, लेकिन आज इसको आप एकदम डीपली पढ़ेंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन हो भी सकती है। ठीक, तो क्लास में बने रहिए, पूरी क्लास देखिए। पूरी ज्योग्राफी की क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक करके। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी, तो पर डे बने रहिए क्लास में, पर डे आइए। देखिए, तो पहले हम बात करते हैं भूगर्भ विज्ञान है क्या। तो भैया इसमें क्या होती है, ज़मीन के अंदर की चीज़ों के हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर की चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। साफ सुथरी बात है। क्या है, इससे आपको हिंदी वाला शब्द से भी समझ में आता है। भूगर्भ विज्ञान मतलब भूमि के अंदर का विज्ञान, उसी को कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि हम जब ज़मीन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे, जितना जितना आप पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे, हर 32 मीटर में, क्या है भैया, हर 32 मीटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या है, बढ़ता हुआ मिलेगा। भैया क्या है, बढ़ता हुआ मिलेगा। आप हर प्रति 32 मीटर पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होगी। ये दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर 32 मीटर, या ये भी पूछ सकता है कि कितना हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो हमको कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान हमको बढ़ता हुआ समझ में आएगा या महसूस होगा। तो प्रति 32 मीटर में आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये ध्यान में रखिएगा, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता हुआ समझ में आएगा। एक बात और याद रखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से आप जितने भी इसमें आप जितना नीचे की ओर पृथ्वी में जाते जाएंगे, जितना पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे, उतने में आपको क्या देखने को मिलेगा, दाब भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। दाब व घनत्व, क्या भैया, दाब व घनत्व ये भी आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी के नीचे आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको दाब व घनत्व भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। कितना बढ़ता हुआ प्रतीत दिखाई देगा, और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक, तो दाब भी बढ़ेगा, नीचे जाएंगे दाब भी बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ोतरी होगी, और क्या, घनत्व भी उतना घना हुआ मिलता चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं फैक्ट के बारे में। देखिए, फैक्ट क्या है, इसको आप अपनी सिंपल लाइफ में भी देखते होंगे, लेकिन आज आपका ये फैक्ट क्लियर होने वाला है कि आप जब जब आप हैंड पंप नल के पास जाते हैं और जब ठंडी रहती है तो देखेंगे कि उसमें गर्म पानी निकलता है। क्या निकलता है, ठंडी में नल का पानी गर्म निकलता है, और गर्मी में नल का पानी ठंडा क्यों निकलता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है और मेन चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। ठंडी में गर्म क्यों और गर्मी में ठंडा क्यों हैंडपंप का पानी या नल का पानी निकलता है। तो इसमें देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन देखिए कोई नल है,
क्या है भैया, नल। हमारी पृथ्वी का, देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमारी जो पृथ्वी है ये क्या है, इसके सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है भैया, 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे ही आप क्या होती है, गर्मी आती है, गर्मी में क्या होता है भैया, गर्मी में क्या होता है, हमारा जो ये 15 डिग्री सेल्सियस है, आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी के सतह का तापमान 15 ही डिग्री सेल्सियस ठंडी और गर्मी में दोनों रहता है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई भी इधर उधर नहीं होने वाला कि गर्मी में इसका पानी पृथ्वी के अंदर ठंडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए तो क्या होता है, गर्मी में क्या होता है कि ये 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, गर्मी का टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है। क्या होता है, गर्मी का टेम्परेचर क्या होता है, तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री के करीब में होता है। जिससे हम जब 40 डिग्री, हमारे वातावरण, हमारे एटमॉस्फियर का टेम्परेचर कितना है भैया, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस है, और हमारा खुद ही का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, हम खुद ही 37 डिग्री सेल्सियस पर हैं। तो देखिए तो क्या है ये कि ये जो होता है ये 15 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर महसूस होता है गर्मी में। अब यहाँ कंपेयर करिए, कहाँ 30 डिग्री और कहाँ 15 डिग्री। तो 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ से जो नल का पानी बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री से 40 डिग्री के अंतर्गत है। तो क्या होता है कि ये ठंडा महसूस होता है भैया, जितना ठंडा क्या हो जाता है, महसूस होता है। और ठंडी में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, ठंडी में हमारा टेम्परेचर तकरीबन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है। क्या होता है, 5 से 10 डिग्री के सेल्सियस में करीब में होता है। तो इसकी अपेक्षा देखेंगे कि क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, ये गर्म निकलता है। ठंडी में नल का पानी इसलिए गर्म निकलता हुआ प्रतीत होता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ठंडी में पृथ्वी अपने से नीचे हीटर थोड़ी नहीं लगा जो ठंडी में गर्म पानी करके निकालेगी, और ना ही यहाँ पर फ्रीजर रखा हुआ है पृथ्वी में कि गर्मी में ठंडा पानी निकालेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सतह का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर क्या होता है, गर्मी का पानी, गर्मी हमारी 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब में होती है बाहर का टेम्परेचर, जो कि हमें ठंडा महसूस होता है। और यहाँ पर क्या है, ठंडी में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब में हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है, और पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे कि ये हमें गर्म महसूस होता है ठंडी में। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब आते हैं अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से, देखते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए जो कि बताए हैं कि भैया हमारी पृथ्वी कैसी है। देखिए एक बात और याद रखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, गोल ओल नहीं है भैया, पृथ्वी जियोड है। क्या है, जियोड। किस फॉर्म में है हमारी पृथ्वी, जियोड के फॉर्म में बनी हुई है, जियोड की तरह है, जियोड आकार की है। किस आकार की है, जियोड आकार की पृथ्वी है। ये ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग गोल, दीर्घवृत्त कुछ भी लगा के चले आते हैं, लेकिन नहीं, क्या है, जियोड है। ध्यान में रखिए इसको, पॉइंट है ये। चलिए बात करते हैं अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आप लोग देखे होंगे, ऐसा आपको कक्षा 9 से मिलता हुआ आता है। क्या है, ऐसा आपको मिलता हुआ दिखेगा, ऐसा आपको मिलता हुआ देखेगा। तो ये ऐसा क्यों, ऐसे में ही ये हमारी 3 परतें हैं। देखिए क्या है, ये 3 परतें हैं, 3 परतें हैं। तो देखिए क्या है कि स्वेस नामक, कौन, स्वेस नामक, एडवर्ड स्वेस नामक एक वैज्ञानिक आए। कौन आए भैया, स्वेस एक वैज्ञानिक आए, स्वेस एक वैज्ञानिक आए, जो कि इन्होंने कहा क्या कि हम पृथ्वी को पढ़ाने, अध्ययन किए। इन्होंने पृथ्वी का
एक प्रकार से देखा तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक पृथ्वी का तरबूजा टाइप में उन्होंने तरबूजा को लिया और तरबूजा से उन्होंने एक चिप्पा निकाला। तरबूजा आप देखेंगे कैसे होता है भैया, हिरमिंजी आप ले लीजिए, क्या है हिरमिंजी, देखिए देखेंगे कि वहाँ उन्होंने क्या किया कि एक चिप्पा निकाला। क्या निकाला? चिप्पा निकाला, जिसको इस तरह इस फॉर्म में कभी आप देखेंगे कि किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, तरबूजा को टेस्ट करने के लिए उसमें से क्या निकलता है, एक इस प्रकार का चिप्पा टाइप का निकाल के और आप टेस्ट करते हैं। ये नहीं कि पूरा तरबूजा को ही काट डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी में इन्होंने क्या किया कि एक तरबूजे टाइप का इन्होंने एक चिप्पा निकाला और इन्होंने बताया कि, देखिए इन्होंने बताया कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। क्या है? पृथ्वी की 3 परतें हैं। स्वेज जो थे इन्होंने पहले बताया, इन्होंने कहा कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, जो कि पहली परत ऊपरी, सबसे परत ऊपरी परत, उसको उन्होंने नाम दिया, उसमें क्या मौजूद है ज़्यादा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सबसे ऊपर वाली परत में इन्होंने बताया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, इन्होंने बताया। स्वेज जी आए, इन्होंने बताया कि सबसे ऊपरी वाली परत में क्या किया, पृथ्वी का एक चिप्पा इस प्रकार से निकाल ही नहीं लिया भैया, निकालने नहीं हैं। आप लोग दिमाग में रखे होंगे कि इन्होंने इस तरह की निकाले हैं चिप्पा, नहीं, ऐसा नहीं कि इस प्रकार का एक अध्ययन के हिसाब से एक काल्पनिक चिप्पा निकालें, एक काल्पनिक दृष्टि से इन्होंने चिप्पा निकाला, इस प्रकार के इन्होंने एक वो बनाया, तो उसमें शेप बनाया। उन्होंने इस तरह बताया कि पृथ्वी की ऊपर वाली सतह पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। क्या है? ऊपर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, जिसे इन्होंने नाम दिया सियाल। क्या दिया? सियाल। पृथ्वी की ऊपर वाली सतह में किसकी मात्रा अधिक है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होने से इन्होंने नाम इसका दिया सियाल। दूसरी वाली परत में इन्होंने बताया सीमा। क्या भैया? सीमा इन्होंने नाम दिया। इसमें क्या कहा इन्होंने? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। क्या भैया? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इन्होंने इसका नाम दिया सीमा। क्या दिया भैया? सीमा। देखिए कोनो लड़की का नाम ना समझ लीजिएगा आप, सियाल और सीमा। नेक्स्ट में देखेंगे इन्होंने तीसरी परत को क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसमें निकिल और आयरन की मात्रा अधिक है। क्या है? निकिल और आयरन। Fe आपका क्या है? आयरन है, Ni आपका निकिल हो गया। तो इन्होंने तीसरी परत का नाम दिया नीफे। क्या दिया भैया? नीफे। ठीक, क्या हो गई? नीफे। तो इन्होंने स्वेज जी आए, एडवर्ड स्वेज जी आए, उन्होंने बताया कि सबसे ऊपरी वाली परत में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मौजूद है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, जिसे कि सियाल उन्होंने बताया। इसको क्या कहें उन्होंने कहा ये सियाल है। क्या नाम दिया? सियाल। दूसरी परत को कहा कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम अधिक है, जिससे इन्होंने नाम दिया उसका सीमा। क्या दिया भैया? सीमा। सी से आपका सी से ये हो गया और ये हो गया आपका माँ से माँ। क्या हो गया भैया? सीमा। तीसरी वाली लेयर को इन्होंने कहा, तीसरी वाली सबसे निचली परत को इन्होंने कहा कि इसमें निकिल और आयरन की मात्रा अधिक है। Fe आपका आयरन है। क्या है? लोहा, इसमें सब हर तरह के क्या है? लोहा है। तो इन्होंने क्या दे दिया? इनका नाम नीफे। क्या दे दिया? नीफे। एक बात और यहाँ से आप याद रखिए, इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने कहा कि सियाल में क्या है भैया? सियाल में क्या है? यहाँ देखिए, सियाल में क्या है? सियाल में एसिडिक है। क्या है? ये एक प्रकार से अम्लीय है। क्या है भैया? अम्लीय है। क्या भैया? अम्लीय है। और सीमा को इन्होंने कहा, सीमा वाली परत को, दूसरी परत को इन्होंने बताया कि ये क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसमें आगे इन्होंने और क्या क्या बताया। देखिए
तो इन्होंने इसका नीफे ही रहने दिया। क्या रहने दिया? इसमें कुछ भी नहीं। इसमें क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भैया? लिक्विड फॉर्म में है, द्रव्य अवस्था में। इन्होंने बताया कि नीफे जो है ये द्रव्य अवस्था में है। किस में है? द्रव्य अवस्था में है। लोहा है, जो भी जितने भी आयरन, जितने भी धातु हैं, वो सब आपका नीफे में मौजूद हैं। इन्होंने ये बताया। देखिए, और इन्होंने एक बात बताया कि इसके घनत्व के बारे में इन्होंने बताया। इसके घनत्व के बारे में, इनका घनत्व क्या है? इन्होंने सियाल का घनत्व बताया 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने सीमा का घनत्व बताया 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सियाल का इन्होंने घनत्व बताया। फिर उसके बाद सीमा का बताया 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने सीमा का घनत्व बताया, दूसरी वाली परत का बताया कि इसका घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और इन्होंने बताया नीफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने क्या किया? नीफे का घनत्व बताया 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बात यहाँ से आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमारी पृथ्वी का कितना घनत्व है। देखिए, ध्यान से देखिए, पृथ्वी का घनत्व इन्होंने इस बात को, इनका ये जो नाम दिए थे, इनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए पृथ्वी का घनत्व यहाँ से इनको क्या कर दिया गया? इनके ये जो रखा गया, लेकिन इन्हीं के जो ये बनाए थे, जो ये बताए थे, इन्हीं की आगे इनको बढ़ाते चले गए वैज्ञानिकों ने आकर के, आगे इनके बारे में चर्चा करते गए। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी का घनत्व जो कि इनका फैक्ट निकला एकदम, कितना है? 4 + 11 कितना हो जाएगा? /3। पृथ्वी का घनत्व इन्होंने बताया तकरीबन 17.5/3 इतना आएगा। इसको आप जोड़ेंगे, इसमें तकरीबन लगभग में आएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इनका यह एकदम फैक्ट था। एकदम क्लियर बताएं इन्होंने कि 5.5 ग्राम तकरीबन 5.57 आएगा। लगभग में आप उसको लिखेंगे 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या किसने पृथ्वी का घनत्व बताया भैया? स्वेस, एडवर्ड स्वेस जी ने आए और इन्होंने बताया कि पृथ्वी का घनत्व इतना है। कितना है भैया? पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब आधुनिक, अभी देखेंगे, अभी की बात हम करें आधुनिक विचारधारा से इस समय जो आप पढ़ रहे हैं भूगर्भ विज्ञान। देखिए, आधुनिक विचारधारा से वैज्ञानिकों ने आए और उन्होंने क्या किया कि इनके सिद्धांत को फेल कर दिया। क्या किया? फेल कर दिया। लेकिन इनकी जो पृथ्वी वाला घनत्व था, पृथ्वी का घनत्व जो इन्होंने बताया, वो एकदम फैक्ट निकला। इनके एडवर्ड नामक स्पेस का सिद्धांत फेल कर दिए, लेकिन मान्यता थी इनको। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आधुनिक विचारधारा में वैज्ञानिक आए। क्या भैया? आधुनिक विचारधारा में आकर के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में फिर से चर्चा की। आधुनिक अभी आए, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आधुनिक में आए। भैया आधुनिक जितना अभी है, अभी आप कोई कुछ करेंगे तो वही हो गया आधुनिक। अभी जो हुआ, पिछला जो हुआ उसकी बात नहीं, अभी जो हुआ ये आधुनिक। ठीक, तो कुछ आधुनिक में आए हैं। इन्होंने क्या किया कि उन्हीं का ये चिप्पा लिया, पृथ्वी का ये एक चिप्पा लिया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी कहा कि
3 परतें हैं। क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतें हैं, जो कि श्वेत जी ने भी बताया था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। इन्होंने कहा ऊपरी परत का इन्होंने नाम दिया क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। पहली ऊपरी परत का इन्होंने नाम दिया क्रस्ट, दूसरी परत का नाम दिया मेंटल और तीसरी परत का नाम दिया कोर। ठीक भैया। अब देखिए इन्होंने इतना तो बता दिया, क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट मेंटल कोर आपको आधुनिक में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप देखेंगे, आप जब 9th क्लास से आप क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते भी आ रहे हैं। जो भी नहीं समझ पाए हैं यहाँ समझें। देखिए क्रस्ट में इन्होंने बताया कि क्रस्ट, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, इसमें कई सारे वैज्ञानिक आए हैं। अभी देखिए उन्हीं के नामों पर सभी नाम रखे जाएंगे। ठीक, सभी नाम रखे जाएंगे। तो क्या होता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की रेखा को, क्या, क्रस्ट और मेंटल के बीच की रेखा को मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये वाली लाइन को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन को, क्रस्ट और मेंटल के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? या ये भी पूछ सकता है, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन। मोहो, याद रखिए, मोहो, मोहो भैया, मोहो, मोहो, मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन, मोहो असंबद्धता रेखा। क्या? मोहो असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा। ठीक। अब दूसरी क्या है कि मेंटल और कोर के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, या को मेंटल और कोर को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ध्यान रखिए, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन, ये आपका मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, और आपका गुटेनबर्ग ये आपका हिंदी और इंग्लिश में भी दोनों है। ये क्या है भैया? गुटेन टा है, ये रा ना मत समझ लीजिएगा बबुआ। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन। यहाँ तक समझ गए हैं? क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा को मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन कहते हैं, और मेंटल और कोर को अलग करने वाली रेखा को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कंटिन्यूटी लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात, थोड़ा पानी पी लें हम। चलिए भैया, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिए क्लास में। चलिए देखिए, मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्रस्ट कोर मेटल भी समझ में आ गया होगा। क्रस्ट में भी इन्होंने, अब नेक्स्ट वैज्ञानिक आए, मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है, इसी में बना दें, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। देखिए नेक्स्ट वैज्ञानिक आए
वैज्ञानिक आते गए, बताते गए, उन्होंने अपने नाम पर भी सब कुछ बताते गए। चलिए, ये बन गई, ये आपकी हो गई क्रस्ट, ये हो गई मेंटल, ये हो गई कोर। अब यहाँ पर कुछ और वैज्ञानिक आए, क्या है, कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं भैया ऐसे नहीं है। क्या कहें भैया, ऐसे नहीं है। क्रस्ट को भी उन्होंने दो पार्टों में विभाजित कर दिया। क्या किया, क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया और उन्होंने बताया कि क्रस्ट के दो परत हैं, क्रस्ट के भी दो परत हैं, मेंटल के भी दो परत हैं। ध्यान में रखिए, इसका ध्यान में रखिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, बच्चा लोगों कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये आपकी क्या है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ये आपकी गुटेनबर्ग, जो आपकी मेन अलग करने वाली लाइन को हैं उनको मैं अलग किए दे रहा हूँ, ज़्यादा डॉट डॉट किए दे रहा हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर इस दो लाइनों को, क्रस्ट को दो पार्टों में विभाजित कर दिए, मेंटल को भी क्या किए, दो पार्टों में विभाजित कर दिए। क्या भैया, कोर को भी क्या किए, दो भागों में बांट दिए। आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया कि सबको दो दो पार्टों में विभाजित कर दिया, कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। उन्होंने क्या कहा कि क्रस्ट का ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली परत को उन्होंने कहा कि इसको अपर क्रस्ट नाम दिया, यूपी, क्या सी, अपर क्रस्ट, यूसी, ध्यान रखिएगा, यूसी मतलब अपर क्रस्ट और एलसी मतलब लोअर क्रस्ट। क्या हो गई, यूसी मतलब अपर क्रस्ट और एलसी मतलब लोअर क्रस्ट, और एम में इसको देखिए, यूएम अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर कोर, अपर कोर और लोअर कोर। इन्होंने क्या किया, इसमें पूरा आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैं यूसी का मतलब अपर कोर, अपर क्रस्ट, एलसी का मतलब लोअर क्रस्ट, यूएम का मतलब अपर मेंटल और एलएम का मतलब लोअर मेंटल, यूएल का मतलब अपर कोर और एलसी का मतलब लोअर कोर। ठीक, यहाँ पूरा नाम लिख लीजिएगा सबका। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि अब पहले वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया, पहले वैज्ञानिक का नाम देखिए, इन्होंने क्या किया, कोनोराड, कोनोराड आए भैया, कोनोराड जी आए, इन्होंने इस लाइन का नाम दिया कोनोराड। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को इन्होंने बताया कि इसका नाम दिया कोनोरॉड, जो कि ये वैज्ञानिक का नाम भी है और लाइन का नाम भी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या, इन्होंने अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को दो भागों में बांटे और इन्होंने बताया कि ये वाली जो लाइन है कोनोरॉड, उसका नाम दिए। अब दूसरे जी आए, इस लाइन का नाम इन्होंने दिया, देखिए इस लाइन का नाम दिया रेपेटी, 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 रेपेटी। ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत अजीबोगरीब हैं, रेपेटी, रेपेटी। तीसरी लाइन का नाम दिया, तीसरी लाइन का नाम दिया लेहमैन, लेहमैन, लेहमैन। क्या दिया भैया, लेहमैन। याद रखिए, लेहमैन वैज्ञानिक का नाम भी है, रेपेटी वैज्ञानिक का नाम भी है। जो आए, जो जिन्होंने आकर के अपना अपना नाम देते गए। क्या दिए, अपर क्रस्ट को, लोअर क्रस्ट को, दोनों को बांटे और ऊपर बीच वाली लाइन को क्या किए, कोनोरॉड नाम दिए
और अपर मेंटल को लोअर मेंटल को विभाजित करने वाली दो लाइन को नाम दिया उन्होंने, रेपेटी जी आए, रेपेटी जी ने नाम दिया अपना, ठीक। और कोर को अपर कोर को लोअर कोर को दो भागों में विभाजित किए, इन्होंने नाम दिया लेहमैन। लेहमैन नामक वैज्ञानिक जी थे जो कि इन्होंने कोर को भी बताया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। याद करने की इसकी ट्रिक देखिए, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले आप याद रखिएगा, कर ले भैया ट्रिक है ये आपकी लाइन कौन सी हो गई, मोहो, 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 और ये हो गई गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। बेहतरीन क्लास है, इसका भी सबकी मैं ट्रिक से बात करूंगा। इसका नाम क्या है, करले। करले से आप याद रखेंगे कर ले, कर ले, ये आपकी ट्रिक हो गई। क्या हो गए, का से कोनोरॉड पूरा लिख लीजिए, और रे से हो गए रेपेटी, का हो गए रे, हो गए कर ले। ध्यान रखिएगा, इनको याद रखिएगा, करले को याद रखिएगा, कोनोरॉड, रेपेटी और लेहमैन। क्या, लेहमैन क्या हैं, ये तीनों वैज्ञानिक थे। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एक बार पेपर में यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि क्रस्ट और क्रस्ट की लोअर परत, निचली वाली परत, और मेंटल की ऊपरी वाली परत, क्या भैया, क्रस्ट की निचली वाली परत और मेंटल की ऊपरी वाली परत को विभाजित करने वाली, अलग करने वाली लाइन को, अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही घुमा के पूछ दिया था, जो कि क्या नाम है इसका, मोहो। आपको ध्यान में रखना है कि लोअर निचली वाली परत, क्रस्ट की निचली वाली परत और मेंटल की ऊपरी वाली परत को विभाजित करने वाली, अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो कौन सी रेखा है भैया, पहले ने हम बताए थे आपको, मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी लाइन, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। देखिए तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या हो गया, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट को विभाजित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। ऐसे ही क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। पूछ लिया, यदि पूछ लिया कि मेंटल की निचली परत, क्या भैया, मेंटल की निचली परत और कोर की ऊपरी वाली परत को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। ध्यान में रखना है, गुटेनबर्ग। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पीसीएस के पेपर में, आपको यूपीएससी में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक भैया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए इसको भी आप याद कर लेंगे, इसको भी याद करने की ट्रिक देख लीजिए। इसको याद करेंगे मग, मग याद रखिएगा आप, मोहो और गा से गुटेनबर्ग, मग याद रखेंगे तो आपको बेहतरीन से सब कुछ समझ में आता रहेगा। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते चलिएगा, पढ़ते रहिए। एक बात और आप याद रखिए कि कोनोरॉड जी कहें, वैज्ञानिकों ने कहा कि, देखिए ध्यान में रखिए, वैज्ञानिकों ने कहा, वहाँ पर स्वेस जी ने बताया था कि हमारी एसिड जो है वो, हमारी अम्लीय जो है वो कहाँ पर है, सियाल में है। क्या है, सियाल में, जो कि ऊपरी वाली परत को उन्होंने बताया कि इसमें एसिड है। लेकिन यहाँ और निचली वाली मेंटल में, यहाँ पर जो हमारी सीमा वाली परत स्वेस जी ने बताया था, उन्होंने कहा था कि सीमा वाली परत में क्या है, क्या मौजूद है, क्षारीय बेस मौजूद है। देखिए बेस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने, आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा कि ऊपरी वाली परत में, क्या, क्रस्ट में ही दोनों मौजूद हैं। क्या है, बेस और एसिड दोनों क्रस्ट में ही मौजूद हैं। मेंटल में क्या है, यहीं पर क्या, ज्वालामुखी वगैरह वगैरह सब यहीं पर मौजूद है। मेंटल में क्या है, ज्वालामुखी मौजूद है। देखिए क्या कहे इन्होंने कि क्रस्ट जो है
ऊपरी वाली परत को, क्रस्ट की अपर लेयर को इन्होंने कहा एसिड और निचली वाली परत में क्या कह दिए, बेस है। क्या है, बेस है। क्या हुआ कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि क्रस्ट की ऊपरी वाली परत में एसिड है और निचली वाली परत में बेस मौजूद है। क्या है, बेस मौजूद है। लेकिन स्वेस जी ने क्या बताया था कि ऊपरी वाली परत में एसिड है उसके बाद ऊपरी वाली परत में, मतलब पूरे में क्रस्ट वाली जो भी सियाल वाली परत है उसमें पूरा क्या मौजूद है, पूरे में एसिड है। और नीचे वाली परत में जो भी उन्होंने बताया था सीमा वाली परत, उसमें बेस मौजूद है। लेकिन यहाँ पर उसको हटा दिया गया, काट दिया गया। यहाँ पर बता दिया गया कि ऊपरी वाली परत में एसिड है क्रस्ट में ही, और निचली वाली परत में, लोअर वाली क्रस्ट में क्या मौजूद है, बेस मौजूद है। मेंटल में आपका कुछ भी नहीं है। क्या है, मेंटल में एसिड बेस कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं कहा जा सकता ऊपरी वाली लेयर में हो, लेकिन अधिकतर कहाँ है, क्रस्ट की लोअर वाली लेयर में मौजूद है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गई आपकी कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीनों लाइन आपको समझ में आ गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्रस्ट की अपर लेयर, क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, जो कि बीच वाली लाइन को क्या कहा गया, दो भागों में, अपर लेयर और लोअर लेयर को, अपर लेयर और लोअर लेयर क्रस्ट की बांटने वाली लाइन को कोनोरॉड कहा गया। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बीच की लाइन को क्या कहा गया, रेपेटी। और अपर कोर और लोअर कोर को बांटने वाली या विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा गया, लेहमैन। ध्यान में रखिएगा, ये तीनों नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर मोहो और गुटेनबर्ग को भी आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक भैया, चलिए अब बात करते हैं कि इनकी परतें कितना क्या हैं, कितनी मोटी हैं। हम इनके परतों में, हमारे दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भाई कितनी मोटी परतें हैं, कितनी मोटी हैं, कौन कितना है, कौन कितना नहीं है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रहा होगा, जो कि ये है कि हमारा अगर नहीं चल रहा है तो बिल्कुल चलेगा। क्या चलेगा? आपके दिमाग में ये होगा कि जो भी पानी वगैरह हम पीते हैं, जो भी जितने भी स्थल एरिया हैं, जितने भी समंदर वगैरह हैं, वो सब कहाँ पर हैं, किस लेयर तक पहुँचे हैं। कुछ लोग क्या बताते हैं कि वो पेंटल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी स्थली एरिया हैं, जितने भी पानी वगैरह हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए यूज़ करते हैं ज़मीन से, क्या है, वो कहाँ मौजूद हैं, क्रस्ट में मौजूद हैं। लोहा ओहा मत रखिएगा, लोहा आप कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर भैया, कोर में। लोहा, जितने भी मेटल धातुएं हैं वो अधिकतर कहाँ पर मौजूद हैं, कोर में मौजूद हैं। ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी हम पानी वगैरह, जितने भी नीचे से पानी वगैरह आते हैं, वो सब हमारा क्रस्ट में ही, ऊपरी वाली परत में ही मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ऊपरी वाली परत में ही मिल जाता है। एक बात और ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं कि कितनी मोटी कौन सी परत है। अब देखेंगे कि कितनी मोटी हमारी, कितनी भव्य पृथ्वी है। क्या है भैया? भव्य पृथ्वी है। देखिए तो क्या है कि ऊपरी वाली क्या है, हमारी जो ये क्रस्ट वाला भाग है, क्या है, कितना मोटा है, कितना मोटा है। सबसे मोटा हमारा मेंटल वाला भाग है, सबसे मोटा मेंटल वाला भाग है। यहाँ पर मैं बनाए दे रहा हूँ कितना मोटाई इसकी है, ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा, अभी वहाँ तो मैं बराबर सब बनाया था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कितना मोटा है। देखिए भैया, चलिए ये आपका हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल। जाहिर सी बात है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि
ये वाली जो परत है हमारी ऊपरी वाली परत, ये क्या है, सबसे कम है, और ये वाली परत हमारी जो है ये सबसे अधिक है, और ये वाली परत दूसरे नंबर पर मोटी है। क्या है, दूसरे नंबर पर मोटी है। तो ये कितनी मोटी है, तकरीबन 83% मोटी है। क्या है, 83%। सबसे ज़्यादा मोटी, हमारी पृथ्वी की सबसे ज़्यादा मोटी परत, मोटी वाली परत कौन सी है, मेंटल। क्या है भैया, मेंटल सबसे मोटी वाली परत है 83%। और ये कोर वाली प्रतिशत कितना है, 16%, और ये 1% है। क्या है, 1% है। समझ गए, हम जहाँ पर रहते हैं वो 1% है। भैया 1% कितना मोटा है, ये देखिए कितना मोटा हो जाएगा। 1% में कितना चीज़, समंदर वगैरह सब कुछ यहीं पर मौजूद हैं। ध्यान में रखिए कि सब क्रस्ट का जो भी क्रस्ट में कितना मोटा है, 1%। पूरी पृथ्वी का क्या है, मतलब 1% यार, 1% में सब कुछ मौजूद है। और 83% सबसे मोटी परत कौन सी है, 16। ये जो है क्या है, मेंटल वाली परत सबसे ज़्यादा मोटी है। और उसके बाद फिर कोर वाली परत दूसरे नंबर पर मोटी है क्रस्ट के। क्या है, दूसरे नंबर पर क्रस्ट से। क्या है, क्रस्ट सबसे पतली है, कोर उसके बाद है, फिर मेंटल सबसे मोटी परत है। यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आप कॉपी में लिखते चलिए, एक एक क्वेश्चन मैं करवाते चलूँगा। अब आज यहीं तक क्लास रखते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। क्या भैया, चट्टानों को पढ़ेंगे। ज्वालामुखी भी हो सकता है पढ़ेंगे, ज्वालामुखी हम आपको ज्वालामुखी में बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ से जो भी निकल रहा है लावा वगैरह, मैग्मा जो भी है, उसको सभी कैसे रॉक हमारी बनी, कैसी चट्टानें कौन सी बनी, आग्नेय जो भी हैं, उनको सब के बारे में हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो भैया क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। क्लास में बने रहिए। पर डे शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बने रहिए। जय हिंद।